जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हम लोग एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का लिखा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। आपको क्या दिया गया है? आपको कुछ प्रॉब्लम दी गई है और इस प्रॉब्लम को आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग को दिया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, इसके लिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो हमें नहीं पता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ये लंबाई और चौड़ाई में एक रिलेशन दिया है, हम लोग इसी रिलेशन का यूज करेंगे। तो मैं मान लेता हूं, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर में हमने मान लिया। हमें नहीं पता है, ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई, तो हमने आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मान लिया? x। अब ये देखिए, यहां से एक रिलेशन दिया है लंबाई और चौड़ाई में, कह रहा है क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो आयताकार भूखंड की जो लंबाई होगी, लंबाई वह कितनी होगी? लंबाई जो है वह चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई x है तो x का दोगुना 2x होगा, 2x होगा। दोगुने से एक अधिक है तो दोगुना हो गया ये, और एक क्या है? अधिक है। ये आपकी क्या हो गई? लंबाई हो गई। अब आपको दिया क्या है? भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया है? ए बराबर दिया है 528 मीटर स्क्वायर। आयताकार भूखंड है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल होता है 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना है? लंबाई हमने मान लिया है ये 2x + 1। ये चौड़ाई हमने कितना मान लिया है? चौड़ाई हमने मान लिया है x मीटर, और ये बराबर हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। अब आप इसका गुणा करेंगे, 2x गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो, और x का 1 में गुणा करेंगे x होगा, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ये कैंसिल कर देते हैं, ये प्लस 528 है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -528 और इधर क्या बनेगा? 0। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि ये नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो यह क्या है? द्विघात समीकरण है। अतः ये नॉट इक्वल टू 0 है, अतः यह दी गई समस्या का द्विघातीय रूप है, तो हमारा जो प्रॉब्लम दी गई थी उस समस्या को हमने किसके रूप में लिखा है? द्विघात समीकरण के रूप में लिखा है। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने दूसरे सवाल की तरफ, और हम लोगों का दूसरा सवाल
क्या दिया है, दूसरा सवाल में लिखो तो दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। दूसरा क्वेश्चन दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल गुणनफल 306 है। 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं। लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिया है, ठीक है ना। ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिया गया है। तो मान लेते हैं माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x+1। क्यों, क्योंकि कह रहा है दो क्रमागत है, तो क्रमागत पूर्णांक होगा एक x होगा तो एक x+1 होगा। अब दिया है गुणनफल, दिया है इनका गुणनफल बराबर दिया है 306। इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमें कितना दिया है, 306 दिया है। तो गुणनफल निकाला जाए, एक यह x है और x+1 है। इनका गुणनफल कितना है, 306। गुणा करिए x² x+ इसमें गुणा करेंगे तो x, ये +306 है, इधर आ जाएगा तो -306 = 0। आप इसका तुलना करेंगे, चूंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, a की वैल्यू 0 नहीं है, अतः यह दी गई स्थिति के लिए द्विघात समीकरण है। तो हम लोगों ने इस स्थिति को भी क्या किया, द्विघात समीकरण के रूप में लिख लिया, और यह दी गई स्थिति के लिए क्या है, द्विघात समीकरण है। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग तीसरा सवाल लिए हैं, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। इनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया, x वर्ष हमने मान लिया। अब हम लोग निकालते हैं, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, ये कह रहा है। तो हम लोग निकालते हैं, रोहन की मां की
माँ की वर्तमान आयु निकालते हैं। वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु यदि हम निकालेंगे तो x प्लस 26 ये वर्ष हो जाएगा। देखिए हमें रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, रोहन की माँ की वर्तमान आयु निकालना है तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। कह रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद रोहन की भी आयु निकाल लिया जाए और 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की भी आयु निकाल लिया जाए। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु। तो एक बात देखा जाए, यहाँ पर रोहन की आयु x वर्ष है, 3 वर्ष बाद कह रहा है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। और 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु क्या हो जाएगा, तो इसमें भी हम 3 जोड़ देंगे, x प्लस 26 प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 29 हो जाएगा। 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29 वर्ष। अब देखिए कह रहा है कि 3 वर्ष बाद इनका गुणनफल 360 हो जाएगा। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल, 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। तो 3 वर्ष बाद क्या है, एक x प्लस 3 है और एक क्या है, x प्लस 29 और ये बराबर है 360। तो x का इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, x का 29 में गुणा करेंगे 29x, 3 का x में गुणा करेंगे 3x और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 और 27 और 3 दूना के 6 और 2 8 बराबर 360। ये प्लस 360 है, इधर लेकर आ जाएंगे तो माइनस 360 हो जाएगा और ये 29 3 31 हो जाएगा, प्लस 87 माइनस 360 हो जाएगा और बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखेंगे इसमें से हम घटा लेते हैं तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाइए 360 घटा दिया जाए तो 10 में से 7 गया ये 3 हो जाएगा और 15 में 60 गया ये 7 हो जाएगा और ये बचेगा आपका 2 2 तो 273 और ये बड़े का चिन्ह हो जाएगा माइनस, बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यह यहाँ पर देख सकते हैं आप, a नॉट इक्वल टू 0 है, अतः यह दी गई स्थिति के लिए, दी गई स्थिति के लिए क्या है, द्विघात समीकरण है। दी गई स्थिति के लिए क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है ये। तो हम लोग यही कह रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया, रोहन की वर्तमान आयु x मान लिया, रोहन की माँ की वर्तमान आयु 26 वर्ष अधिक, क्योंकि सवाल कह रहा है 3 वर्ष बाद हम निकालेंगे तो जोड़ देंगे, रोहन की माँ में भी 3 वर्ष जोड़ देंगे। फिर हम लोगों को सवाल कर रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल 360 है, मैंने गुणा कर दिया, x का x में गुणा हो जाएगा x स्क्वायर, x का 29 में गुणा 29x, 3 का x में गुणा 3x और 29 के 87, ये प्लस 360 है, इधर आ जाएगा माइनस 60, ये हमने घटा दिया, ये प्लस है ये माइनस, चिन्ह विपरीत है तो घटा दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया।
अब हम लोग इसमें का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चौथा सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल हम रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना है? दूरी हमारा दिया है 480 किलोमीटर। तो हम समय निकाल लेते हैं। 480 किलोमीटर तय करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटा 4। ये हो गया दूरी और बटा में क्या हो गया 4। तो दूरी कितना दिया है? दूरी दिया है 480 किलोमीटर और चाल कितना है x। इतना घंटा लगेगा। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, रेलगाड़ी की नई चाल कह रहा है, रेलगाड़ी की नई चाल कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, तो कम हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी उतना ही है तो समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, क्योंकि चाल जब कम होगी तो समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो 480 किलोमीटर तय करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटा 4। दूरी और बटा में 4। अब दूरी कितना है? दूरी तो 480 है, लेकिन चाल आपका कितना है? x माइनस 8 किलोमीटर, ये घंटा। देखिए समय का अंतर कितना दिया है? समय का अंतर दिया है आपका 3 घंटा। तो समय का अंतर 3 घंटा दिया है, तो एक ज्यादा समय होगा, एक कम समय। तो जो चाल कम है उससे यदि समय लगेगा तो ये ज्यादा समय लगेगा। ये ज्यादा समय है 480 बटा में x माइनस 8 और माइनस ये कम समय होगा 480 और बटा में कितना x बराबर कितना 3 घंटा। अब हल किया जाए इसको, तो 3 से कटा दीजिए, 16 3 48 160, इसको भी कटा दीजिए 160 और 3 एकम क्या हो गया 3। अब यहां से देख रहे हैं 180 160 ये कॉमन है, 160 कॉमन किया, 1 बटा में x माइनस 8 माइनस 1 बटा में x बराबर कितना, ये 3 से कटाया है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं हम लोग इसका, x माइनस 8 और x, इससे ये खत्म हो जाएगा, x बचेगा, इसे ये x माइनस 8 बचेगा और माइनस का गुणा करेंगे हम तो माइनस x प्लस 8 और बराबर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब ये देख रहे हैं प्लस और माइनस खत्म, ये गुणा करेंगे 8 0 0, 8 6 48 को 8 और 8 1 में 8 4 12, इधर गुणा करेंगे ये x माइनस 8। अब इसका गुणा कर लीजिए, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x का 8 में गुणा करेंगे तो 8x आ जाएगा और यह 1280 प्लस है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 1280 और बराबर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यह जो समस्या दी गई थी द्विघात समीकरण के रूप में लिखा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 है
अतः यह दी गई समस्या का क्या है, द्विघातीय रूप है। दी गई समस्या का द्विघातीय रूप है, द्विघातीय रूप है। तो हमारा ये क्वेश्चन दिया गया था और इसको हमें क्या करना था, द्विघात समीकरण के रूप में लिखा था। तो हमने ये द्विघात समीकरण के रूप में लिखा। तो आप चाहेंगे तो ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। लोगों ने 4.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें 4 सवाल थे। उन चारों सवालों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था। तो हमने लोगों ने द्विघात समीकरण के रूप में लिखा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।